सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्यार नमस्ते। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से आज एक बहुत 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 ही खास कार्यक्रम लेकर आया हूं। और ये मुद्दा कई सालों से चल रहा है। ये मुद्दा एक ऐसा है जिस पर लगभग सभी विपक्षी पार्टियां एक है। और बड़े ताज्जुब की बात यह है कि आज जो पार्टी भारत की केंद्रीय सत्ता में है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके दल एनडीए, कभी भारतीय जनता पार्टी ने ही ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर प्रश्न उठाया था। कांग्रेस को कहा था कि आप ईवीएम बंद करो, एक पुस्तक भी लिखी थी। लेकिन आज ये स्थिति है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी ईवीएम बंद करना चाहती है, और बाकी विपक्षी दल भले ही कहते हो कि ईवीएम खराब है, लेकिन एक साथ आकर ये नहीं कहते कि हम चुनावों में हिस्सा नहीं ले रहे। पर क्या ईवीएम सच में खराब है, क्या नहीं है? आप में से बहुत से लोगों ने पहले कई डेमो देखे होंगे। एक आम आदमी पार्टी के नेता ने भी डेमो दिखाया था दिल्ली की विधानसभा में। पर ईवीएम पर बहुत खास रिसर्च करी माननीय मेश्राम बाबूजी ने, जो अजमेर से है। तो मेश्राम साहब, मैं आप विश्राम, सॉरी नॉट विश्राम बाबूजी ने, विश्राम बाबूजी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप इस मुद्दे पर आए मेरे अनुरोध पर। और मैं चाहता हूं कि आप ये मुद्दे को, अभी तो हमारी पहला कार्यक्रम है, हम इसको जरूरत पड़ी तो आगे जितने भी कार्यक्रम होंगे हम इस मुद्दे पे लोगों तक लेकर जाएंगे। लेकिन मैं लोगों से कहना चाहता हूं, देखिए, अगर आपको विश्राम जी की बातें समझ आती है और नहीं समझ आती तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनसे पूछ सकता हूँ, हम एक और कार्यक्रम बना सकते हैं। क्योंकि कई चीजें टेक्निकल है। और जब आपको समझ में आती है तो आप प्लीज उस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेके जाइए। क्योंकि हमें जो प्रजातंत्र मिला है, हमें इसको बचाना और ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है। इस भावना के साथ मैं ये कार्यक्रम शुरू करता हूँ। तो सर, आप थोड़ा सा बताएंगे कि पहले कि आपका कैसे ध्यान गया ईवीएम के ऊपर। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अजमेर से अ, एक लोकसभा चुनाव, आई थिंक जो पिछला वाला था 2019 का आपने बताया था, जिसमें आपको 13,000 हाँ। से ज्यादा, 13,500 के आसपास वोट भी मिले थे। 13,041। तेरह जी, हजार इकतालीस हाँ, मतलब 13,000 से ज्यादा वोट मिले। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 13,000 वोट मिलना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब हजारों लोगों का विश्वास विश्राम जी के ऊपर रहा है। तो आपका सर कैसे ध्यान गया ईवीएम के ऊपर? सर नमस्कार सर। पर प्रथम मैं आपसे नमस्कार करना चाहूंगा और दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आप मेरे को थोड़ा गौर से सुनेंगे तो आपको ठीक लगेगा। मैंने सन 2019 के अंदर अंबेडकर पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़ा था। उस समय मेरे पास पार्टी के लोगों द्वारा मेरे को कोई सपोर्ट नहीं था। मैं अकेला ही फील्ड में घूमता था और अपना प्रचार करता था। हालांकि ना मैं बिना बैनर और बिना झंडे के घूमता था, अकेला घूमता था, अकेला वोट मांगता था। उसका फर्क ये पड़ा कि लोगों का जुड़ाव मेरे से लगा। और मैंने ये पाया कि भाई लोगों को यदि समझाया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो मेरी जितनी कैपेसिटी थी उस हिसाब से मैंने प्रचार किया और मेरे को जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरा फोर्थ पोजीशन थी। मेरा जो थर्ड पार्टी नंबर पे पार्टी थी बसपा, उससे मेरे को 500 साढ़े 500 वोट कम मिले थे। तो मेरा मनोबल काफी ऊंचा रहा। इसके बाद मैंने एक एमएलए का चुनाव लड़ा था दौसा तहसील से, सिकराई मतलब तहसील से, दौसा जिले से। तो उसके अंदर क्योंकि मैं नया था उस जगह पर तो मेरे को ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे को ठीक ठाक वोट मिल गया था। उसके बाद मैंने 2024 के अंदर पुणे लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो मैंने निर्दलीय रूप से लड़ा। तो मैं बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ वो चुनाव लड़ा था और मेरे को लग रहा था कि इस बार मेरा तीसरा नंबर आएगा, पक्का आएगा। मैंने काफी मेहनत करी। मैं फील्ड में घूमता था, मुझे ये भी मालूम रहता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लोगों का क्या दृष्टिकोण है, लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, इसमें मेरी पूरी पकड़ थी। और इस बार भी मैंने चुनाव के अंदर ना कोई झंडा लगाया और ना कोई बैनर लगाया और अपने अकेला ही घूमता था और लोगों से मिलता था, सिर्फ वन टू मतलब पर्सनल मिलता था, उनसे बातें करता था कि आप मुझे वोट दें। मैं सिर्फ मात्र पैम्पलेट छपवा कर ही अपना प्रचार करता था।
लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि प्रशासन हमको बोलता था कि भाई आप 48 घंटे पहले हमें इन्फॉर्म करें, यदि कहीं मीटिंग करते हैं, कोई सभा करते हैं, तो मैं उसका फायदा ये लेता था कि इनको बोलता था कि मैं फलाने जगह जाऊंगा, तो वहां से मेरे को पुलिस का कॉल आता था, एसडीएम का कॉल आता था कि भाई आप इस तरह से नहीं करोगे, आप इस तरह की पालना करोगे। मैंने कि ठीक है सर, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, मैं जहाँ घूमूंगा यदि मेरे को आवश्यकता हुई तो मैं आपको जरूर कॉल करूंगा। लेकिन क्योंकि प्रशासन सतर्क था, वो वीएसटी की टीम और एसडीएम वगैरह वीडियोग्राफी करते थे, गाड़ी भी मेरी चेक करते थे क्योंकि कार की परमिशन मैंने ले रखी थी। तो होता यह था कि मेरे को बिना उसके ही प्रचार मेरा होता रहता था, क्योंकि वो लोग मेरी वीडियोग्राफी करते चलते थे, मैं आगे चलता रहता था। और मेरे को लगता था कि भाई कई जगह मेरी बातचीत होती थी, लोगों से मुलाकात होती थी, तो उनको लगता था कि नहीं यार आप पढ़े लिखे हैं, हम आपको वोट देंगे। हालांकि क्योंकि मेरे पास साधन सीमित थे, तो ये तो मेरे को पक्का था कि भाई मैं जीत तो नहीं सकता इन दोनों पार्टियों से, लेकिन फिर भी मैंने कि एक अपन पकड़ बनाएंगे, लोगों का जन वो पैदा करेंगे। होता यह है कि जिस दिन रिजल्ट आया उस समय मैं वहीं पर था, मौजूद था। तो शुरू के 5-6 राउंड में जब गिनती के हुए तो मेरा हर एक राउंड के अंदर 9वां नंबर आता आता रहा। जब 9वां नंबर आता रहा तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये समथिंग गड़बड़ है यहाँ पर, ईवीएम के अंदर हर बार 9वां नंबर थोड़ी ना हो सकता है। भाई फर्स्ट वाला फर्स्ट रह सकता है, लास्ट वाला लास्ट रह सकता है, लेकिन बीच का नंबर तो आगे पीछे होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। वो नहीं हुआ। मैंने लिख कर दिया कलेक्टर महोदया को कि मैडम मेरे को लगता है कुछ गड़बड़ है, आप इसकी जांच कराएं। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपका इसका जवाब दे देंगे। थोड़ी देर बाद मैंने जो इलेक्शन कमीशन से ऑब्जर्वर आते हैं, मैडम को बोला कि मैडम मैंने ये लिखा है इनको और ऐसा है। उन्होंने एडीएम साहब को बोला, एडीएम साहब ने भी जवाब दिया कि भाई ठीक है मैडम, हम इनको जवाब दे देंगे। और ठीक है, 1 महीना हो गया, मैंने वापस उनको कॉल किया कि भाई आपने मेरे को जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने बोला नहीं, हमने आपको जवाब भेज दिया। मैंने मुझे तो नहीं मिला। तो उनका जवाब यही था कि भाई हमारी ईवीएम सही है और हमारे पार्ट पे कोई गलती नहीं है। तो मैं थोड़ा निराश हुआ, फिर मैं और ज्यादा उस पर मेहनत करता रहा और मैं एक रिसर्च करने लग गया इस पर कि यार ऐसा हो नहीं सकता। तो उस 1 महीने के अंदर मेरे को ये मालूम पड़ा कि मेरा तो जो 21 राउंड की काउंटिंग थी, उस 21 राउंड के अंदर हर एक राउंड के अंदर ही 9वां नंबर आया। उससे मैं थोड़ा सा ये हुआ कि भाई जब हर एक राउंड 9वां नंबर आ रहा है तो गड़बड़ निश्चित रूप से गड़बड़ है। और मेरे को ये मेरे दिमाग में सेट हो गया कि नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं इस पर रिसर्च करूंगा, और मैंने उसका एनालिसिस करना शुरू कर दिया। शुरू में मैंने 10-15 पॉइंट लिखे, फिर 40 लिखे, फिर 100 लिखे, और वो सब के सब पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट को भी भेजता था। लेकिन इस बीच में क्या हुआ कि 1 महीने बाद मेरी कलेक्टर महोदया ने बोला कि हम आपकी एक मीटिंग कॉल करते हैं, तो हमारे सारे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके, और आपकी जो भी ग्रीवांसेस है आप उनको बताइएगा और हम आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। मैंने ठीक है मैम, आप कीजिएगा। अब मीटिंग होती है तो उसके अंदर उनका वही जवाब था कि भाई हमारी ईवीएम तो सही है, आप देख लीजिए। तो मैंने उनको कुछ हमने प्रश्न रखे, भाई कि मैंने जो आपको लिख कर दिया है क्या आपने उसको पढ़ा है, और यदि पढ़ा है तो मेरे को उस पॉइंट पे जवाब दीजिए आप। मैं ये सुनने के लिए नहीं आया कि भाई ईवीएम सही है, ये तो सभी कहते हैं ईवीएम सही है, लेकिन मेरे हिसाब से गड़बड़ है। अब होता है कि जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया उसके ऊपर, जब 100-200 पॉइंट हो चुके थे मेरे पास, मैंने 2 महीने का टाइम निकल गया। और तो मैं रोजाना कम से 10-11, पिछले 10-11 महीने से इस पे 15-16 घंटे काम करता था, और रोजाना कुछ ना कुछ करता रहता था। फिर बाद में मेरा जो खुद का जो एक रिसर्च के अंदर एक सबसे बड़ी बात ये होती है वो कि आपको कल्पना करनी पड़ती है, परिकल्पना बनानी पड़ती है कि भाई ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हुआ है क्या। तो मैंने इसी तरह के करीब 25 प्रश्न बनाए थे। उस 25 प्रश्न के अंदर ये था कि क्या जो कांग्रेस को वोट मिले उसके बराबर के वोट बीजेपी को मिल सकते हैं क्या, क्या बीजेपी को जो वोट मिले उनके डिफरेंस के वोट उनको मिल सकते हैं क्या। लेकिन इस रिसर्च के बाद करीब मैंने 6000 से ज्यादा क्वेश्चन, 6000 से ज्यादा पॉइंट्स बना लिए थे। उसका जब मैंने एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि जो नोटा का वोट है, जो राउंड वाइज नोटा का वोट मिले हैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, उसका जब मैंने गहन अध्ययन किया तो मैंने पाया कि इस नोटा के वोट में ही सारा खोट है। क्योंकि नोटा के वोट से नोटा के वोट बन जाते हैं, नोटा के वोट से ही कांग्रेस के वोट बन जाते हैं, नोटा के वोट से ही बीजेपी के वोट बन जाते हैं। ये एनालिसिस मैंने पूरी अच्छी तरह से किया है। और क्योंकि डेटा सरकारी है, गवर्नमेंट ऑफ चुनाव आयोग का दिया हुआ डेटा है, उसी को मैंने एनालिसिस किया। मैंने अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस मैंने उसको प्लस माइनस करके ही इसको सेट किया है। और जो रिजल्ट आया उन चीजों का वो मोर देन 95%, 90% से ज्यादा रहा है। तो मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कई बार कि भाई ये ऐसा हो नहीं सकता है कि जो वोट नोटा को मिल रहा है उस नोटा के वोट से कांग्रेस का वोट बन जाए, या नोटा के वोट से बीजेपी का वोट बन जाए। इसके अलावा जो सबसे अहम बात वो ये है कि जो वोट कांग्रेस को मिला है, मतलब हमारे यहाँ पर 8 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं
और उसके अंदर टोटल राउंड जो है, मतलब टोटल 21 राउंड में गिनती हुई थी, लेकिन 21 को अब 8 से वो करेंगे तो वैसे तो 168 होते हैं, लेकिन 148 के क्योंकि किसी में कहीं 14 राउंड हुए, कहीं पे 21 हुए, कहीं 20 हुए, कहीं 18 हुए, कहीं 17 हुए, इस तरह से बटे हुए हैं। तो 148 राउंड हुए थे कुल। तो 148 फिगर ऐसे हैं जो फिक्स हैं, मतलब 148 फिगर दिखेंगे आपको हर चीज के, कांग्रेस के दिखेंगे, मतलब जितनी भी पार्टी सबके दिखेंगे ये फिगर। तो नोटा के फिगरों का जब एनालिसिस करने पर यदि उनको जोड़ा जाए तो वोट बन जाते हैं। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जैसे दो जगह से कांग्रेस को वोट मिला, दो राउंड में अलग अलग जगह से अलग अलग राउंड में कांग्रेस को वोट मिला, उसको जोड़ दिया जाए तो जो वोट बनेगा उतना का उतना वोट कहीं ना कहीं से बीजेपी को मिला है। जो अहम बात है वह कि दो जगह कांग्रेस को वोट मिला अलग अलग जगह से दो राउंड में, उसको जोड़ने पर जो वोट आएगा वो बीजेपी को मिला है, या बीजेपी को दो जगह से वोट मिला है, उसका जो डिफरेंस है, दो जगह का डिफरेंस के बराबर का वोट कांग्रेस को कहीं ना कहीं से मिलेगा। तो ऐसा हो नहीं सकता भाई। तो ये जो संयोग है 2 4 5 10 जगह हो सकता है, लेकिन मोर देन 90% होना अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्वेश्चन खड़े करता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसी को लगन में रखते हुए मैंने उसको पूरा एनालिसिस किया है। 6000 से ज्यादा पॉइंट मैंने तैयार करे हैं, सारे डेटा से तैयार करे हैं। इसके मैं इस अलावा पे, मैंने एक बात करनी। हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। आप बोलिए, पहले आप बोलिए। इसके अलावा क्या है कि जो रिजल्ट हमको मिला है, उसके रिजल्ट के अंदर अपन सोच भी नहीं सकते कि इसके अंदर भी गलती होगी, लेकिन उस रिजल्ट के अंदर भी मैंने पॉइंट आउट किया है कि एक जगह ऐसी गलती करी है कि उन्होंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ से मिला दिया, लेकिन उसमें गड़बड़ है, टोटल में गड़बड़ है, जो कि बहुत अपने आप में ब्लंडर मानता हूं उसको मैं, कि ऐसे कैसे हो सकता है, बिल्कुल आंखों में धूल झोंकने वाला काम किया। उसके लिए भी मैंने हालांकि चुनाव आयोग को भी लिखा है, सुप्रीम कोर्ट में मैंने लिखता हूँ, क्योंकि हर बार जब मैंने रिसर्च को आगे बढ़ाया, मैं हर बार लेटर लिखा है मैंने सुप्रीम कोर्ट की निगाह में, इसलिए लेकर आया कि भाई मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मालूम रहना चाहिए, पब्लिक डोमेन में रहना चाहिए, नहीं तो कोई भी छीन सकता है इसको। और अब चूंकि मैं मतलब इस रिजल्ट पे आ चुका हूँ कि नहीं इसमें गड़बड़ हुआ, क्योंकि मेरा जो मानना है, मेरे को तो हर लाइन के अंदर जो रिजल्ट है उसकी हर लाइन से मेरे को मालूम पड़ जाता है कि नहीं ये ऐसे हुआ है। और अच्छा, मेरा एनालिसिस जहां पे मैंने भी जो भी किया है, वो एक राउंड को उठाया तो एक राउंड से ही तुलना करिए उसकी, कि भाई उसी का फिगर उठाया, ऐसा नहीं कि भाई कहीं से भी जोड़ दिए उन फिगरों को, ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन बहुत ही मतलब सिस्टमेटिक तरीके से किया है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो ये है कि गणित जो होती है वो 2 + 2 = 4 करती है। चाहे आप पेपर पेन पेंसिल से करेंगे पेपर पे तो 2 और 2 4 होंगे, आप कैलकुलेटर पर 2 + 2 दबाएंगे तो 4 होगा, आप लैपटॉप पे करेंगे 2 + 2 4 ही होगा, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे करेंगे तो 2 + 2 4 ही होगा। तो मेरा मानना यह है कि जो कुछ भी मैंने किया है वो एक गणितीय भाषा है, और गणितीय भाषा को यदि बाइनरी लैंग्वेज में लिख दिया जाए तो वो कंप्यूटर की भाषा बन जाती है। और हमारा जो ईवीएम है वो भी इसी पैटर्न पे काम कर रहा है कि हम जो उसको कमांड देंगे वही तो रिजल्ट देगा ना। वो भाई 2 और 2 दबाएंगे तो 4 आएगा, अब उसको जो भी कमांड दी जाती है वो उससे रिजल्ट निकालता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ईवीएम जो है वो सोर्स कोड से चलती है, और सोर्स कोड जो तैयार करती है वो बहुत सीक्रेट होता है। वो हमारे यहाँ तो बीएल और ईसीआईएल के जो कंपनी के जो सीनियर्स हैं, जो बहुत ट्रस्टेड व्यक्ति हैं, वो उसको तैयार करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो तैयार तो करते हैं उसको, लेकिन जो मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको बाहर भेजा जाता है, और जो बाहर जिसको भेजा जाता है वो मतलब चिप बनाने के लिए जो भेजा जाता है, वहां पर वो कंपनी उसको रीड भी कर सकती है उस कोड को, और बदल भी सकती है। तो वो दुखदायी स्थिति है, उसके अंदर कोई कुछ नहीं कर पाता है। तो हमारा मेरा मानना यह है कि जब मैं एक छोटी सी जगह का, क्योंकि एनालिसिस करने में बहुत समय लगता है, साधन मेरे पास सीमित है, तो जब मेरे को 10 11 महीने लग गए और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मैंने निश्चित रूप से 90 95% से ऊपर रखा है कि जगह तो 100% रिजल्ट आए, क्योंकि 10 12 क्वेश्चन मैंने इस तरह के बनाए हैं कि क्या नोटा के वोट से कांग्रेस वोट बन सकते हैं, क्या नोटा के वोट से बीजेपी वोट बन सकते हैं, क्या नोटा से नोटा के वोट मिल सकते हैं, क्या मतलब कांग्रेस को और बीजेपी को मिले वोटों का अंतर से वोट बन सकते हैं। इस तरह के मैंने बहुत सारे एनालिसिस, इवन मैंने यहाँ तक ये भी किया है कि नोटा के वोटों का मिला जो अदर पार्टीज हैं और जो निर्दलीय हैं उनसे भी मैंने उसको किया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात और भी ये थी कि जो वोट नोटा को मिला है उसके सब टोटल कहीं ना कहीं पर टोटल में आए हैं हर एक राउंड के अंदर, कई जगह मैचिंग भी हुई है। तो शुरू में मैंने ये लिखा था भाई ये कहीं प्रयोग है या संयोग है,
लेकिन जब मैंने उसका एनालिसिस करता गया तो मेरे को लगता है कि नहीं, संयोग तो नहीं हो सकता है, पूरी तरह से प्रयोग है। जी। मैं अभी एक्चुअली, अच्छा। जी एक्चुअली बहुत सारे, एक्चुअली क्या है, आपकी तो कई महीनों की मेहनत है और कई महीनों की कैलकुलेशन है, और लेकिन समस्या ये है, अभी जैसे आपने बताया है, अब इसमें जो चीज निकल हाँ के जी, आ रही है, एक तो आपने नोटा की बात करी है। आम आदमी के हिसाब बिल्कुल। से बताता हूँ, जो जितना इंसान का नॉर्मल माइंड जो पकड़ पाता है कि एक तो आपने नोटा का बताया कि नोटा की वजह से मैनिपुलेशन होती है। दूसरा यस सर। आपने बताया है कि काउंटिंग का, एक आपने बताया कि काउंटिंग का कुछ वे तरीका कुछ ऐसा है गिनती का कि जहां से मैनिपुलेशन होती है। और तीसरी बात आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ से प्रोग्राम लिख के बाहर जाता है, जब चिप बनने के लिए जाती है, वहां पे टेक्निकल जो है वो उसमें छेड़छाड़ी हो सकती है। पढ़ लेकिन मैं भी चाहता सकते हैं, हूँ, रीड भी कर सकते हैं। हाँ जी, लेकिन हाँ मैं रीड भी कर सकते हैं, बदल जी, भी। सबसे पहले मैं सिर्फ एक नोटा वाली बात करूं तो थोड़ा सा संक्षिप्त में समझाएंगे कि आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को भी डले और बीजेपी को भी डले तो वो नोटा का ट्रांसफर होता है, तो इसका, इस बात का बेसिस आपको कैसे लगा, क्या चीज है, मतलब थोड़ा नहीं सा नहीं। इसको समझाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे मैंने आपसे निवेदन किया है कि टोटल राउंड 148 होते हैं पूरे उसके अंदर, मतलब 148 हुए, 8 कॉन्स्टिट्यूंसी के मिलाकर 148 होते हैं। तो 148 फिगर हमारे पास नोटा के आ गए। जो नोटा के 148 फिगर हैं, वो जो फिगर्स हैं, उन दो फिगरों को जोड़ने पर वोट बन जाता है। नोटा के वोटों से नोटा का वोट बन जाएगा, प्लस माइनस करने पे तो 100% बन जाएगा। नहीं नहीं, नोटा तो के वोट। उनका जो, उनकी जो संख्या होगी नोटा की, आपने कहा 148 है, 148 राउंड, क्या गिनती के राउंड, यस 148 सर, फिगर, गिनती कर 148 राउंड में गिनती हुई है टोटल, माने आप। मतलब जैसे मतलब एक। जैसे मशीनें आई, ईवीएम मशीनें आई, यस सर। हाँ हाँ। फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद क्या होगा। जैसे मशीनें आ गई, जैसे फर्स्ट राउंड आया, फर्स्ट राउंड की गिनती आई आपके सामने। तो अच्छा। उसमें क्या हो गई, आठ आठ कॉन्स्टिट्यूंसी के 8 डेटा आएंगे। आठ अच्छा। कॉन्स्टिट्यूंसी के 8 डेटा आएंगे कि भाई जैसे पुष्कर कॉन्स्टिट्यूंसी से इतने वोट मिले नोटा को, किशनगढ़ से इतने मिले, अजमेर दक्षिण से इतने मिले, अजमेर उत्तर से इतने मिले, नसरवा से इतने मिले, मसूदा से इतने ठीक है। मिले, केकड़ी से इतने मिले, किशनगढ़ से ठीक इतने है। मिले। वो 8 के फिगर हो गए एक राउंड के। ठीक अच्छा। है। तो ऐसे 21 राउंड है। तो 21 राउंड हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं, नहीं होते। ये जैसे हाँ। एक राउंड, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक ही राउंड होता है काउंटिंग का, या कई राउंड होते हैं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसी का जो राउंड होता है वो 21 राउंड में काउंट होगी, पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का 21 राउंड पर एक डिसाइड जगह किया का है। तो एक, जैसे एक पोलिंग बूथ का तो एक ही बार होगा ना काउंटिंग, वो तो बार बार नहीं होगा तो ना। वो जो पोलिंग बूथ वाली बात है, राउंड के अंदर वो पोलिंग बूथ तो 8-10 इकट्ठे हो जाते हैं, 10-15-20 भी हो जाते हैं। पर जब उनकी आपको मशीन रिजल्ट खुलती है तो काउंटिंग तो एक ही बार होती है कि काउंटिंग भी बार बार होती है उन मशीनों की। नहीं, काउंटिंग जैसे वो एक बार फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया, आपके सामने आ गया फिगर, सेकंड राउंड के अंदर वो उसका जुड़ क्यूमुलेटिव फिगर आएगा उसका, मतलब फर्स्ट वाला भी जुड़ जाएगा सेकंड में, अलग से नहीं दिखाएगा वो आपको। मतलब मान लीजिए 1 से लेके 1,000 तक जो पोलिंग बूथ थे, और 1,000 में से मान लीजिए 100 की ईवीएम मशीन खुली और 100 का डाटा आ ठीक है। गया। अब आ गया। अगले 100 और 200 के खुलेगी, उनका डाटा हाँ आएगा जी, और उसमें पहले 1 और 100 का ऐड हो जाएगा। बिल्कुल अच्छा। ऐड होता है, अच्छा। अलग अलग नहीं दिखाते। तो मतलब ये तो फिर अगर आप राउंड बोलते, राउंड का मतलब तो ये हो गया ना कि घूम घूम के वापस आना, मतलब ये तो फिर नहीं। लीनियर चल रहा है ना हाँ। पैटर्न, कि एक खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुला। ठीक है, मतलब आपका कहने का जब सबके अलग अलग खुल जाते हैं, सबके आते हैं, तो फिर क्या होता है उसके अंदर, गड़बड़ कहाँ से होती है नोटा की। भाई जो फिगर आता जाता है वो क्यूमुलेटिव फिगर आता जाएगा, जुड़ता हुआ फिगर क्यूम्युलेटिव आएगा, मतलब प्रोग्रेसिव फिगर आएगा। जुड़ता जाएगा। मतलब जैसे पहले राउंड के अंदर 80 वोट मिले नोटा को, हाँ। और दूसरे राउंड के अंदर 170 मिले, तो इसका हाँ। मतलब ये हो गया 90 वोट दूसरे राउंड में मिले। भाई पहले के तो 80 मिले ही थे, हाँ। दूसरे में के अंदर वो 170 दिखाएगा, इसका तो मतलब ये होगा कि 80, दूसरे राउंड 80 में और 90 सत्तर, वोट। 80 और 70 मतलब 250 काउंट नहीं करेगा वो। जैसे 80 और 90 170 हो जाएगा। 80 मिले और 90 मिले। हाँ नहीं, 80 मिले पहले में, हाँ। दूसरे दूसरे राउंड में वो आपको 170 दिखाएगा। वो तो उसमें 90 वोट मिले, मतलब 170 माइनस 80 करेंगे तो 90 वोट वहां मिले हैं आपको दूसरे हाँ, राउंड में। 80 वहां मिले, हाँ। और वो 90 एक यहाँ सौ मिले। सत्तर दिखा रहा है क्योंकि 90 दूसरे राउंड में मिले हैं,
दूसरे। यस यस यस। तो इसमें इस गड़बड़ तरह क्या से है बढ़ता कि? जाता है। इसमें गड़बड़ ये, इसमें गड़बड़ नहीं है, इसमें गड़बड़ का इशू मेरा ये है कि जैसे 80 और 90 170 हुए, 80 और 90 170 हुए, तो 170 वोट जो है वो कहीं ना कहीं से आपको दिख जाएंगे। दिखने से मतलब ये है कि 80 है 90, और होता है क्या, मेरी बात दूसरी बात सुने अब आप। जैसे पहले राउंड का जो फिगर आएगा, अलग अलग 8 जगह का अलग फिगर आएगा, वो फर्स्ट फिगर होता है वो किसी से मैच नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस में उससे ही बना के करूंगा। भाई वो फिगर तो मेरे पास होता ही नहीं है, इतना तो अंतर्यामी कोई है ही नहीं जो पहला फिगर बता जाएगा सारे के सारे। भाई किसी चीज में जोड़ेंगे तो दूसरा फिगर भी चाहिए, किसी में घटाएंगे तो भी दूसरा फिगर चाहिए। तो जो इनिशियल फिगर है उससे डेटा बनता तो है, लेकिन वो डेटा नहीं बनेगा, वो वाला शुरुआती वाला, बाकी सब मिल जाएंगे। नहीं, मेरे को आप इसी को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड तरीके से बताते हैं। आपने जो कहा कि पहले जो मशीनें खुली, फिर दूसरी खुली, हाँ फिर जी हाँ। तीसरी खुली, ऐसे 8 बार खुली, या जितने भी बार हाँ खुलती हैं। बंच होता है हाँ मशीनों जितने का। भी। मशीनों का बंच बिल्कुल होता बिल्कुल। है, एक कई मशीनें एक बंच में होती है। एक जत्था हाँ जी होगा हाँ। मशीनों का, वो खुला, उसका एक फिगर आया हम्म। कि भाई मेरे को नोटा के 100 मिले। अगली मशीन ठीक है, दूसरे का मेरे को 50 मिले हैं, तो 150 हो गए। 150 हो गए। तो इसमें समस्या क्या आती है? फिर तो आगे। समस्या नहीं आ रही। हाँ ये समस्या नहीं है सर, ये तो एक प्रोसीजर है जो कर गया इन्होंने पूरा। ठीक है, तो ये लेकिन ट्रांसफर कैसे ठीक है, हुए? नहीं ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं सर, आपने तो ट्रांसफर कहा कि नहीं हो वो रहे हैं। वोट किसी को भी ये जा सकते हैं, बीजेपी को भी जा सकते हैं, कांग्रेस को भी जा सकते हैं। सर मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, गणित इस तरह की बनाई हुई है कि नोटा के वोटों से ही, यदि नोटा के वोटों को जोड़ोगे ना आप दो अलग अलग राउंड के कहीं से, तो कांग्रेस के वोट भी बनते हैं और बीजेपी के वोट भी बनते हैं, मैंने ये ऐसा कहा है। नहीं, और तो कैसे नोटा बनते हैं? के वोट भी वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, कैसे बनते हैं? बनते हैं। प्लस जैसे सपोज सपोज मेरी बात सुने, मतलब जैसे इलेक्शन मेरे पास कमीशन जो एक, काउंटिंग करता है, वो तो बताता है भाई नोटा के इतने हजार वोट मिले या इतने 100 वोट बिल्कुल। मिले। तो हाँ फिर अब वो। देखो यहाँ पर मैं, सर मैं आपसे जो कहना था आप मेरी बात सुनिएगा। जैसे मैंने जो एनालिसिस किया अजमेर का, बीजेपी को 62.25% वोट मिला। कितना? 62.25% वोट मिला बीजेपी को, और 34.75% के लगभग मिला कांग्रेस को। 97% हो गया। अब 1% से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, 1% थोड़ा सा ज्यादा अदर पार्टीज को मिला। 1% से थोड़ा सा पॉइंट में ज्यादा ये नोटा को मिला, और थोड़ा सा 1% थोड़ा सा का निर्दलीय को मिला। मतलब अपन सिंप्लीफाइड वे में बोले कि भाई 63% उसको मिल गया, क्या कहते हैं, बीजेपी को। लगभग 34% कांग्रेस को मिल गया, और 1-1% तीनों को मिल गया। तो इसको आप जस्टिफाई तो कर ही नहीं सकते। भाई एक को 62 मिला तो जीतेगा ही जीतेगा, 35 वाला तो जीत ही नहीं सकता, 34-35 वाला तो 1-1% वाले की तो क्या बिसात है। लेकिन इन आंकड़ों को मैंने इस तरह से सेट किया है कि नोटा के वोटों से नोटा के वोट मिल जाते हैं, कांग्रेस के वोटों का डिफरेंस में निकालता हूं तो नोटा के वोट आ जाते हैं। मतलब नोटा का जो फिगर है ना सर, वो एक ऐसा फिगर है जो डिफरेंस पे भी आ जाता है और जोड़ने पे भी आ जाता है, जो अपने आप में एक पहेली है। और यही मैंने रिसर्च का पार्ट बनाया है। ऐसा हो सकता है क्या, बताएं पहले। जहां एक पार्टी को 62% वोट मिल रहा है, एक पार्टी को 34% के लगभग वोट मिल रहा है, बाकी को 1-1% वोट मिल रहा है, मैं 1-1% के वोटों को जोड़कर भी उसका वोट बना देता हूं। मैं कांग्रेस को मिले वोटों के डिफरेंस से भी, कांग्रेस को मिले वोटों के डिफरेंस से भी नोटा का वोट दिखता है, और नोटा के मतलब जो वोट मिला उसके डिफरेंस के बराबर दिखता है वहां पर। तो ये क्या, ये कौन सी गणित है, ये कहीं ना कुछ तो इन्होंने डाला ही है ना उसके अंदर। अदरवाइज तो हर एक, यदि इतना इजी होता तो हर एक आदमी चैलेंज कर देता इस चीज को। लेकिन चूंकि नहीं, मेरे को वोटों का इसलिए डिफरेंस अखरा, कैसे? वोटों का डिफरेंस कैसे? वोटों का डिफरेंस इसलिए सर अंतर कैसे देखिए। है? डिफरेंस मतलब अंतर, वोटों का, वोटों में, मतों में बिल्कुल। अंतर कैसे आ रहा है? है सर आप, जैसे कांग्रेस को दो कॉन्स्टिट्युएंसी है, उसके अलग अलग राउंड में अलग अलग वोट मिले, ठीक है। दो कॉन्स्टिट्युएंसी में अलग अलग, या एक ही कॉन्स्टिट्युएंसी के दो राउंड में अलग अलग वोट मिल गए। उन दोनों के वोटों का डिफरेंस यदि आप देखेंगे, तो वो डिफरेंस कहीं ना कहीं नोटा को मिले वोटों के बराबर होगा। किसी भी राउंड में नोटा तो को जो लेकिन वोट मिला उसका, उसके बराबर वोट। अगर वो डिफरेंस आ भी रहा है ऐसे कई जगहों पे, अब आप कह रहे हैं कि, हाँ मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का डिफरेंस कह रहे हैं आप, कांग्रेस का किसी और मैं से अंतर नहीं कह रहे? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस का कांग्रेस से किया। कांग्रेस के दो जगह से वोटों को मिलने के जोड़ने पर जो वोट बनता है वो बराबर बीजेपी के कहीं ना कहीं मिलेगा निश्चित रूप से।
मोर देन 90% केसेस में। मोर सर देखिए 5-10 केसेस में हो जाता है, बात नहीं, समझ मैं में आती है समझ कि रहा हूँ कौन आपकी सी। बात। मैं दर्शकों को भी कहूंगा, एक्चुअली बहुत सारे दर्शक समझ नहीं पा रहे होंगे। ये जो बात कर रहे हैं ये कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैथ में बहुत तरह की कैलकुलेशन होती है गणित के अंदर। जो वो बात कह रहे हैं, मैं जो थोड़ा बहुत समझाऊं, ये गणना की बात है कि गणना की ऐसे क्या हो रहा है कि अगर कांग्रेस कांग्रेस का तो एक निश्चित फिगर नोटा में आ रही है, अगर बीजेपी का एक जगह का और दूसरी जगह का हम घटा कर रहे हैं, तो जो बच रहा है हाँ वो भी नोटा वो के फिगर। बराबर जा रहा है। तो हाँ आप ये एग्जैक्टली, कहना वो चाह रहे कांग्रेस हैं। को मिल रहा है, बिल्कुल उतना उतना वोट कांग्रेस को भी मिल रहा है। सर ये दोनों चीज बोल रहा हूं मैं आपको। मैंने दो तरह से एनालिसिस किया इसको, मतलब तीन तरह से एनालिसिस किया, नोटा का नोटा से, नोटा का कांग्रेस से, नोटा का बीजेपी से। कांग्रेस का नोटा से, कांग्रेस का डिफरेंस, मतलब कांग्रेस को जोड़ने के बाद बीजेपी से भी टैलीड होता है वो। तो इतने सारे लेकिन जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकते ये सर। जो पॉइंट है, चलिए मैं ये बात मान गया, आई थिंक कुछ दर्शक समझ भी जाएंगे। ये क्या है, ये जो आप बता रहे हैं, ये बता रहे हैं बेसिकली इसका जो प्रोग्राम हुआ है मशीनों के अंदर, जो प्रोग्राम है, यस ये बिल्कुल। प्रोग्राम की ऐसी सेटिंग है, इससे ये उसी सेटिंग से ऐसा हो सकता है। कोई और तरीके से भी ऐसा बिल्कुल हो सकता है क्या? नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। कॉन्सिडेंस में मतलब 5-10 केसेस हो सकते हैं, लेकिन 90%, 95% नहीं हो सकते, 100% नहीं हो सकते। मतलब ये प्रोग्राम की सेटिंग है, ये प्रोग्राम कौन सेट करता है, इसका कौन बनाता है सॉफ्टवेयर? तो ये प्रोग्राम तो बीएल ईसीआईएल के जो बनाए एक्सपर्ट्स वही बनाते हैं, या चुनाव आयोग बता सकता है कि भाई कौन बना रहा है। नहीं, इतना तो आपने डीप इतनी मैं नहीं रिसर्च जा करी है तो आपने ये भी तो खोजा होगा हाँ ना तो कि पता कौन है। प्रोग्राम बनाता है, कौन प्रोग्रामर्स है, सर इनके नाम कुछ पता है आपको? तो सर उसमें बीएल और ईसीआईएल जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, इनके एक्सपर्ट्स ही बनाते हैं। बहुत ट्रस्टेड व्यक्ति होते हैं वो लोग, वो बनाते हैं। और चुनाव आयोग उन पर विश्वास करता है, बिल्कुल करता है। और इसके ऊपर रेट भी लगी है, और भी मैं दर्शकों को पहले भी एक कहा बात हुआ। बताना चाहूंगा, मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा। बहुत सारे दर्शकों को ये बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आज जो कंप्यूटिंग के अंदर, कंप्यूटर्स में जो फॉर्मूलाज कुछ लगते हैं, तो एक हाँ बहुत जी। विद्वान थे 1,000 साल पहले। वो विद्वान वो फॉर्मूलाज पढ़ाते थे, तब किसी को पता भी नहीं था कि कल को कंप्यूटर आएगा, कल को स्पेस में जब जाते हैं, रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं, उसमें वो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। और फॉर्मूलों से ही एटम बम भी बना, किसी ने सोचा भी नहीं था। ये जो गणित है ना, गणित के अंदर जो सर पकड़ रहे हैं, सर का एक्चुअली जीवन गणित के साथ बीता है। इसलिए वो ये अ, गणित गणित इस तरह से जो चल रहा है, तो उनको ये पता लग रहा है कि इस गणित की कुछ इस तरह की प्रोग्रामिंग हुई हुई है। एम आई राइट सर, सही बोल निश्चित, रहा हूँ मैं? बिल्कुल हाँ, मेरा मानना यही है, मेरी रिसर्च यही कहती है। लेकिन ये मेरा चीज रिसर्च तब मेरे को तक यही ये बताता चीज तब तक मेरे हिसाब से ये चीज तब तक साबित नहीं हो सकती, या तो बड़े लेवल पे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कैलकुलेशन करें। लेकिन ये मुश्किल नहीं है कैलकुलेशन, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सर से हेल्प ले सकती है। सर जो बता रहे हैं उसका प्रोग्राम बनाए, वो प्रोग्राम बना के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, सारे डाटा का एनालिसिस करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बता सकता है कि हाँ, इस तरह की गड़बड़ है प्रोग्राम के है। अंदर। और तो मुझे मैंने लगता है इसको, ये तो गवर्नमेंट मैंने को कर रिसर्च में सकती लिखा है। है, जी। मैंने रिसर्च में लिखा है कि इसके अंदर एआई का यूज किया गया है और उसी तरह से बनाया गया है। और क्योंकि 90%, 95%, 100% मिलना असंभव है, जो हुआ है इसके अंदर। और मेरा रिसर्च का इशू यहीं से शुरू हुआ था कि यार हर राउंड में 9वां नंबर नहीं आ सकता। लॉटरी के 6 नंबर, या क्रिकेट के अंदर 6 बॉलों पे 6 छक्के रेयर पड़ते हैं, या तो 21 बॉलों पे छक्के मार दिए उन्होंने, जो मेरे समझ के बाहर हो गया था। और इसी की वजह से मैंने अपना बहुत समय खराब किया, अपना पूरा जी जान लगा के उसको रिसर्च में यहाँ तक तैयार किया है। मैं आपको मैं बताता किसी हूँ को ब्लेम। दर्शकों को कि आप लोग लॉटरी खेलते हैं, लॉटरी वाली जो कंपनियां होती है वो बड़े बड़े गणितज्ञ लगाते हैं, बड़े बड़े फॉर्मूले लगाते हैं। आप जो क्रिकेट के मैच की देखते हैं, उसमें सट्टा लगा होता है हर बॉल पे। उसकी पहले से प्लानिंग करी होती है पूरे मैच की, इस बॉल पे ये होगा, उस बॉल पे ये होगा। हर जगह गणित का इस्तेमाल हो रहा है। तो जो सटो, और आपको पता है कि एक कंपनी है भारत की जिसने इलेक्शन के बॉन्ड खरीदे और सबसे ज्यादा पैसा, हजारों करोड़ रुपए उस कंपनी ने दिया है। वो कंपनी का काम ही यही है कि ऑनलाइन गेमिंग, मतलब सट्टे की कंपनी है। तो सोचिए उनके पास कितने मैथमेटिशियन होंगे। तो वो उनका इस्तेमाल निश्चित भी कर सकते हैं ईवीएम को किसी तरह से टैंपर करवाने में। और ये भी बात है कि कर्मचारी भी बिक जाते हैं, रिश्वत चलती है नेताओं का, तो हमें पता ही है।
कहीं से भी कुछ भी टैंपरिंग हो सकती है इसमें कोई लेकिन एक बात सर ये भी तो है ना कि इसको कराएगा कौन? कराना तो कोई चाहता नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टियां चाहती, विपक्षी, देखिए वो कह देते हैं कि सर, भाई हम देखिए इलेक्शन में नहीं जाएंगे, आप किसी वो कोई एजेंसी बता देते हैं उससे, तो इसे चेक कौन सर, देखिए करवाएगा? अभी सर, तक देखिए आप जब जो कह मैंने रहे हैं ना, मेरी एक बात हो, आप जो कह रहे हैं ना वो आप कह रहे हैं प्रोग्राम, जो बात निकल के आई है हम हम्म, आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक जो जो भी पार्टियों ने बोला है, उन्होंने कहा आप ईवीएम, अच्छा इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है आप ईवीएम का डेमो करके दिखाओ। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं ये ईवीएम के डेमो से साबित हो ही नहीं सकती कि ईवीएम टेम्पर्ड है। ये तो प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम बता रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल मैं प्रोग्राम के इसके अलावा तो सर इसका जब मैंने इसको मतलब जब कंप्लीट कर इलेक्शन लिया। कमीशन कहता है कि भैया आप मशीन ले हमारे सामने चेक करके बताओ, तो उसको पता है कि मशीन लेके कोई चेक कर ही नहीं सकता, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, टेक्निकल इतना हो ही नहीं सकता कोई आदमी उनके मुकाबला, कर ही नहीं सकता। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि सर जब मैंने इसको पूरा रिसर्च कर लिया, उसके बाद मैंने जितने भी मतलब अपने देश के अंदर चैनल्स हैं उनसे मैंने संपर्क साधने की कोशिश करी। जितने यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स नाम है, इनसे मैंने संपर्क साधने की कोशिश करी है। मैंने राजस्थान के जितने भी लीडर्स हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश करी है। मैंने जितने बीजेपी के एंटी जितने भी एमपीज हैं, राज्यसभा के चाहे लोकसभा के, उन सबको मेल लिखा 2-2 3-3 बार। आप वंडर करेंगे मेरे पास एक का भी मतलब रिप्लाई वो नहीं आया। रिप्लाई रिप्लाई के अलावा छोड़ो, नहीं सर पूछा तक नहीं नहीं है। आएगा। मैं आपको भी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैं दर्शकों को समझाना चाहता हूँ। हमारे एक नेता है राहुल गांधी, उन पर रोज करोड़ों रुपया खर्चा होता है। हमारे एक नेता है मोदी जी, उन पर रोज करोड़ों रुपया खर्चा होता है। सारे पॉलिटिशियन जो बोलते हैं उनकी कथनी और करनी में फर्क डिस्टर्बेंस हो होता गया। है। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदारों ने एक दलित आईएएस अफसर की पत्नी का गैंग रेप किया, पत्नी की मां का गैंग रेप किया। और आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं की। तो इन सब नेताओं की कहानियों, कथनी और करनी में फर्क होता है। और जो भी आप डिबेट्स देखते हैं, जो भी आप मीडिया देख रहे हैं, ये मीडिया की पूरी रूपरेखा तैयार होती है और पॉलिटिकल पार्टी से आती है। विपक्ष क्या बोलेगा ये मुद्दा पक्ष और विपक्ष मिलके कई बार तय करते हैं। तो ये मीडिया वाले कुछ नहीं करेंगे। मैं तो लोगों से ये कहूंगा, ये जो बात है ना, अगर आप लोगों को अब क्या करना चाहिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। देखिए ये जो मैं, मेरा तो मेरी जो समझ है, मेरी जो समझ है मैं बोल देता हूँ। मैं लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, इस चीज को आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फ्रॉड्स होते हैं ना, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां शामिल होती है। आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से आप एक चीज कर सकते हैं, उसका प्रभाव होगा, और वो ये कि बैलेट पेपर से वोटिंग करवाएं। पेपर से फिर से सर वो वोटिंग तो शुरू हो, बड़े देशों में होती है। जी सर, तो मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर इसमें अमेरिका शामिल है, रूस शामिल है, आप कुछ नहीं कर सकते। जापान शामिल है, बड़े बड़े देश शामिल होते हैं प्रोग्रामिंग में, चिप मेकिंग में। आप नहीं कर सकते इसको। आप यही कर सकते हो, पेपर से भैया वोटिंग शुरू करा लो। जी सर आप बोलिए। सर देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ और मेरी जितनी इतनी विसात में नहीं है कि मैं इतना बड़ा काम कर सकूं। लेकिन मैंने जो रिसर्च किया मैं उसको पब्लिक के सामने रखना चाहता हूं, और उसके लिए मैंने प्रयास खूब किए हैं। अखबार वाले जैसे मैं यहाँ के प्रेस को भी बात करता हूँ, यहाँ के जो हमारे ब्लॉगर्स हैं उनको भी बात करता हूँ। लेकिन पहली बात तो क्या कि मेरी कोई बात समझ नहीं पाता, क्योंकि जो रिसर्च मैंने लिखा 1500 पेज में लिखा है। हिंदी इंग्लिश वर्जन मिला के दोनों में अलग अलग लिखा है। तो किसी में 1300 पेज हुए, किसी में 1500 पेज हुए। तो उसको पढ़ने के लिए आदमी माथा पकड़ लेता है कि यार इतना कौन पढ़ेगा। लेकिन जो मोटा मोटा मैंने आपको बताया है अभी, रिजल्ट यही है। क्योंकि 6000 से ज्यादा पॉइंट मैंने तैयार कर दिए हैं। डेटा मैंने वहां से ही उठाया है, वहां उसी डेटा को मैंने एनालिसिस किया है। जिस डेटा को उठाया है उसका मैंने उसी एक से डेटा से एनालिसिस किया है। ऐसा नहीं कि मैंने मिक्स किया हो कहीं पर। तो बहुत साफ सुथरा काम किया मैंने, और समझ में आने वाला काम है कि नोटा ही गड़बड़ की जड़ है। नाम छोटा लेकिन काम बहुत मोटा है नोटा का। और बिल्कुल आंखों में धूल झोंकी जा रही है। लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र बचा कहाँ है? जी सर, यदि समस्या मेरा ये है जैसा कि जो आपने रिसर्च करी है तो आपने अपने लेवल पे कर दी। सबसे पहली हाँ बात जी, तो कौन सी एजेंसी आएगी जिस पे काम करेगी? सब एजेंसियां शामिल है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे घोटाले होते हैं। और दूसरा ये कि इस तरह की रिसर्च को पब्लिक के लिए तैयार करना और वो रिसर्च को और आगे बढ़ाना, उसमें करोड़ रुपए का खर्चा है। और खर्चा अगर हो भी गया, उसको टाल दिया जाएगा और 10 15 20 साल के लिए आपको कह दिया जाएगा हाँ चल रहा है। लेकिन तब सर तक ऐसा तो वो नहीं है। तो मैं सर दर्शकों को देखिए, ये कह। हकीकत जी। जी। हकीकत यह है कि भाई जैसे इस डेटा को मैंने एनालिसिस कर लिया था मेरा वाला। मैंने दूसरे जो लोग जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था राजस्थान के अंदर, मैंने उनसे भी उनका डेटा मांगा है। लेकिन उन्होंने मेरे को प्रोवाइड नहीं किया।
अब उसके पीछे क्या कारण है मैं नहीं जानता। यदि वो प्रोवाइड करते तो हो सकता था कि मैं कंपैरिजन भी करके दिखाता कि भाई मेरे यहाँ पर ऐसा हुआ और वहां पर ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे को इसमें निश्चित रूप से इतने समय से काम करते करते मेरे को जरूरी मालूम पड़ गया है कि भाई कहाँ पर कैसे क्या हो रहा है, और मेरा सोच का तरीका भी बदल गया है। अब तो मैं बल्कि ये कहता हूँ कि रिजल्ट पहले से ही तैयार था। मैं सर यहाँ तक इसके भी कह लिए देता हूँ कि मैं तो आपको कहूंगा, आपके जो प्रयास है वो भी जारी रखिए, और एक पुस्तक पब्लिश करिए। आप देखिए कि कोई बड़े बिल्कुल बिल्कुल। पब्लिशर है ना, वो पब्लिश भी नहीं करेंगे किताब। ये अब भी मैं उसका बता तो दूं, आप बस। पेंगुइन के पास जाइए, आप राजकमल के पास जाइए, आप कई बड़े हिंदी या इंग्लिश वालों के पास जाइए, वो प्रकाशित भी नहीं करेंगे। मैं एक अंतिम बात कहना चाह रहा हूँ सब दर्शकों से कि देखिए, इस पे हम और कार्यक्रम रखेंगे, लेकिन जहां तक वोटिंग का है ना, ये फ्रॉड चलेंगे। एक उंगलियों का फ्रॉड भी आया था। जाओ वोटिंग करके आओ, नई प्लास्टिक की चाइना से उंगली आ रही थी, उंगली लगाओ, क्योंकि केमिकल मिट नहीं रहा था, इसलिए वो ऐसी उंगलियां लेकर आ गए थे। दूसरा, लोगों के ना वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाते हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, सब लोगों को करनी है, ये बाबा साहेब जी ने बताई थी अपने टाइम पे। आपको एक वॉलेंटियर फोर्स, उन्होंने समता सैनिक दल खड़ा किया था। हर युवा, एक संस्था हो जिसमें हर युवा, हर व्यक्ति शामिल हो, और वो युवाओं का वॉलेंटियर फोर्स हो, कि कहीं भी कोई गड़बड़ हो रही है, जाके अपना दबदबा दिखाओ, और दबदबा दिखा के वो चीज रोको। दूसरी बात ये, हर कोई अपना वोटिंग कार्ड बनाए। एक इलेक्शन हुआ था बाबा साहेब जी का, उसमें एक तरफ 48,000 वोटर थे, दूसरी तरफ उनके अनुयायियों के 8,000 थे, लेकिन तब भी उनका, या तो वो जीत गए थे या उनका अच्छा था। मतलब 8,000 वोट भी 48,000 पे भारी पड़ सकते हैं अगर सब वोट करने जाएं तो। ये भी जो है ना। देखो दोस्त, मैं आपके चैनल से एक चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये मैं अकेला का काम नहीं है, सबका काम है। लोकतंत्र में सबकी आहुति चाहिए, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मैंने एक लाइन पकड़ी है, और इसमें मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरे को सपोर्ट करें या मेरे को ये बतावें कि भाई आपको क्या करना चाहिए। मैं, भाई मेरी साधन सीमित है, मैं किसी से पैसा नहीं मांगता, मैं किसी से और कुछ भी नहीं मांगता। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे को एक सही प्लेटफॉर्म बता दीजिए, अब मैं वहां जाके अपनी बात रख सकता हूँ। और मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, मैं सरकार के खिलाफ भी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक सिस्टम के बात कर रहा हूँ कि सिस्टम में ऐसा हुआ है, मैं क्योंकि इसका पार्ट हूँ, तो मैं तो इसका नहीं सफरर हूँ। सर जी, लाखों करोड़ रुपए फील्ड। लगता है इलेक्शन में, कौन सुनेगा? और लाखों करोड़ रुपए लग के इलेक्शन हो रहे हैं, उनको पढ़ने लिखने वाले लोग थोड़ी ना आ रहे हैं। सारे गुंडे मवाली तो सर आ नहीं, चुके हैं। पर मैं ऐसा भी नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि जो भी आ रहा है सब सही आदमी आ रहा है, मान के चलते हैं अपन। लेकिन अब मेरी बात को कौन समझेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, मैं इसको लेकर चिंतित रहता हूँ कि भैया हुआ क्या है। अब जी, ये हो तो गया है, मैंने इसको पकड़ भी लिया है, क्योंकि इसको चलिए, पकड़ना कितना आसान काम नहीं था। समय खत्म क्योंकि हो रहा है। 1.5 महीने मेरे हम को अगले इसके और मुद्दों पे भी आपसे कार्यक्रम में करूंगा। तो दर्शकों का धन्यवाद ये देखने के लिए। ये थे मेरे साथ विश्राम बाबू जी अजमेर से। तो आप लोग मुझे फोन करके बता सकते हैं आपकी क्या राय है, इनसे बात करना चाहते हैं। मेरा नंबर है 8527533051। एक और नंबर है 8851188170। यदि आप पुस्तकें लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट NSP मार्ट पे जाके ले सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ एक और कार्यक्रम करूंगा इसी मुद्दे पर। जय भीम, जय भारत। ठीक सर। जय 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 हिंद सर। जय धन्यवाद सर। जय हिंद। थैंक यू।